नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th यानी कि कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए आप सभी के सामने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड बूस्टर सीरीज के बारे में। कुछ दिनों पहले ही हमने आप सभी के साथ हमारी इस बोर्ड बूस्टर सीरीज को शुरू किया है। भैया जी आ गए हैं, क्या आ गए हैं? आपके एग्जाम आ गए हैं और कुछ ही महीनों के अंदर, देखा जाए तो शायद 1.5 महीने के अंदर आपके एग्जाम एकदम आपके सामने आ जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे फिजिक्स वाला परिवार ने आप सभी के साथ हमारी इस सीरीज को शुरू किया है। अब तक हम लोग आप सभी के साथ आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के भी कुछ चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। सर जी आज क्या पढ़ने वाले हैं? हमारी आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आप सभी के सामने रख रहे हैं। सर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख, और इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हम लोग आप सभी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मुद्रा क्या होती है, साख का मतलब क्या होता है, यह चैप्टर बहुत सारी ऐसी बातें आप सभी के सामने पेश करेगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर ये जो पैसे का लेन देन होता है और पैसों को रखने की जो हमारे ये संस्थान है जिसे हम लोग बैंक कहते हैं, भैया जी ये कैसे लाभ कमाते हैं और बैंक चलते कैसे हैं, इसको हमें जानने का मौका मिलने वाला है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे हमारी इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन अपने मस्तिष्क में नहीं आने देंगे, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। एक चीज का जो ध्यान आपको और रखना है दोस्तों, वो ये है कि आपको हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर से संबंधित, मुद्रा और साख से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डिस्कशन करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, है ना। तो हमारी आज के इस क्लास में वैसे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा, लेकिन मुख्य तौर पर ये बिंदु होने वाले हैं जिनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आप सभी के साथ समझने की कोशिश करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। अब वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है ना, ये किस तरीके से काम करती है ये देखेंगे। उसी के साथ फिर हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है और मुद्रा किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है दोस्त, मुद्रा को ही हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं भैया जी? पैसे। जी हाँ, ये वही पैसे हैं जो आपकी जेब में है। अलग अलग देश के अलग अलग मुद्रा होती है, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। ये कैसे काम करती है, दुनिया के अंदर करेंसी का रिवाज किस तरीके से शुरू हुआ, और जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो मनुष्य कैसे सामान को खरीदा और बेचा करते थे, उनको जानने को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में देखेंगे। उसे जानने का मौका हमें मिलेगा। भैया बैंक आप सभी को पता है दोस्तों, बैंक के अंदर निक्षेप यानी कि पैसे को निकालना और उसी के साथ साथ पैसे को जमा करना कैसे किया जाता है, बैंक किस तरीके से कार्य करते हैं और बैंक किस तरीके से लाभ कमाते हैं, इन सभी चीजों को हमें अपनी आज की इस क्लास में समझने का अवसर मिलने वाला है। क्लास को करते हैं शुरू। ये सभी टॉपिक्स होंगे जिसको आप और हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देखें तो आप सभी के सामने एक शब्द लिखा हुआ है जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इसको हम लोग कह रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये आप देखते हैं कि टॉपिक है और पेपर में पूछा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप लोग क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है। आज के समय में अगर आप लोग देखें, अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो तो आप क्या करेंगे? सर जी अगर हमें कोई चीज खरीदनी हो तो हम तो ना पापा के सामने खड़े हो जाएंगे और रोएंगे, पापा पापा सामान दिला दो। पापा सामान दिला देंगे। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ पैसे होंगे, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ नोट होंगे या फिर सिक्के होंगे। अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप दुकान में जाएंगे, उस दुकानदार को आप ये नोट या फिर सिक्का देकर अपना सामान आप खरीद सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा समय आए, या फिर कभी ना कभी तो ऐसा समय रहा होगा जब हमारे पास मुद्रा या फिर नोट थे ही नहीं। जी हां, अगर हम लोग देखें दोस्तों कि आज से लगभग 1000 साल पहले, 2000 साल पहले मुख्य तौर पर मनुष्य क्या कर रहा था? बिना करेंसी के, बिना नोट के, बिना सिक्कों के क्या कर रहा था? सामान को खरीद और बेच रहा था। और पुराने समय में जब हमारे पास नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे, और जब हम लोग क्या करते थे? सामान को खरीदते और बेचते थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे? उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर चलती कैसे थी, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता क्या है मेरे दोस्त? इसके अंदर मुख्य तौर पर क्या होता है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज, एक चीज के बदले दूसरी चीज। कि जब तक हमारे पास मुद्रा नहीं थी, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब हमारे पास आपको दिखता है कि नोट वगैरह थे नहीं, तब उस समय भी तो लोग व्यापार किया करते थे, उस समय भी तो लोग सामानों को खरीदते और बेचते थे।
और क्या किया जाता था उस समय के अंदर? उस समय के अंदर मुख्य तौर पर यह किया जाता था कि एक व्यक्ति के पास कोई सामान है और दूसरे व्यक्ति के साथ कोई दूसरा सामान है, तो ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ अपने सामान को बदल लिया करते थे कि भैया एक व्यक्ति है या फिर एक महिला है, उनके पास सेब है, तो सेब वाला व्यक्ति कह रहा है कि भैया हमसे सेब ले लीजिए, और ये जो भेड़ वाला व्यक्ति है ये कह रहा है कि हाँ हाँ मुझे सेब चाहिए, तुम मेरा भेड़ ले लो। और इसी के जरिए क्या किया जाता था, आप देखते थे कि व्यापार किया जाता था। आज के समय में भी अगर आप लोग गांव वगैरह में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको यही दिखता है कि आज भी अगर आप देहात के हमारे इलाकों में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, तो वहां पर आप लोग ऐसा ही देखते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु, कि तुम मेरे ही सामान ले लो और मैं तुम्हारा सामान ले लूं, इसके जरिए लोग क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जिसमें एक चीज के बदले दूसरी चीज की लेन देन की जाती है। और आप देखें कि जब मुद्रा का चलन शुरू हुआ, कि जब से मनुष्य ने क्या किया, जब से मनुष्य ने नोट या फिर आप लोग देखें कि सिक्के बनाने शुरू किए, तो आप देखते हैं कि उसके बाद से हमारा जो व्यापार था वो पूरे तौर पर चेंज हो गया, है ना। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों, कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी ना, ये जब तक हुआ करती थी मुख्य तौर पर जब नोट और सिक्के नहीं थे। जब नोट और सिक्के बन गए और लोग नोट और सिक्कों का चलन होना शुरू हो गया, तो सभी लोग फिर नोट और सिक्कों को प्रयोग में लाने लगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, ये हमने अच्छे तरीके से आपके सामने रखी, पेपर में यहां से सवाल बनता है। अब ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है ना, आपको लग रहा है बड़ी आसान होगी। सर कितना आसान है कि भैया जी हमारे पास है सेब, दूसरे के पास है अमरूद, हमें सेब वाले को अमरूद चाहिए, अमरूद वाले को सेब चाहिए, और आसानी से फिर व्यापार हो पाएगा। लेकिन भैया वस्तु विनिमय प्रणाली में यही सबसे बड़ी दुविधा थी, है ना। क्या दुविधा थी? आप देखते हैं कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप ये देखें कि हमारे पास ये चित्र है, इस चित्र के अंदर आपको एक तरफ भेड़ वाले अंकल दिख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सेब वाली आंटी दिख रही हैं। अगर आपको इन दोनों के बीच में व्यापार करते हुए देखना है, तो दोनों को एक दूसरे की सामान की जरूरत होनी चाहिए, है ना। तो सेब वाले को आप देखें कि भेड़ चाहिए और भेड़ वाले को सेब चाहिए, तभी तो व्यापार होगा ना। दोहरे सहयोग की आवश्यकता होनी चाहिए कि दोनों राजी हों कि आप हमारा सामान ले लें और मैं आपका सामान ले लूं, उसी के जरिए आप देखते थे कि व्यापार हो जाए। और किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो आपका सामान ले ले और आप उसका सामान ले लें, यह बहुत मुश्किल से मिला करता था। तो ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी ना, देखने में बड़ी आसान लग रही है कि भैया आपके पास कोई सामान है और दूसरे का कोई सामान है, लेकिन आपका सामान ये ले ले और आप इसका सामान ले लें, इसकी जो आप देखते हैं कि जो आवश्यकता थी कि ऐसा हो जाए, ये होना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। और इसी वजह से मनुष्य क्या करता है, इसी वजह से हम सोचते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सिक्कों की, मुद्रा का आविष्कार करते हैं, है ना। तो ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, आप देखें कि इसके अंदर ये जो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग था ना, ये बहुत बड़ी वजह थी वस्तु विनिमय प्रणाली के खत्म होने की। इसी की वजह से आप लोग देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हुई। भैया यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कि आपके पास सेब है और आपको सेब के बदले क्या चाहिए, केला चाहिए, है ना। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसे व्यक्ति को देखना होगा जो मुख्य तौर पर जो उसके पास केला है, वो अपना केला तो क्या कर दे, अपना केला दे दे और उसके बदले क्या कर दे, आपका सेब ले ले, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना एक बहुत मुश्किल कार्य था भाई। अगर आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग इलाकों में जाना पड़ेगा और एक लंबा समय आपका व्यतीत होगा, व्यापार में आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और जिसकी वजह से मनुष्यों को ये रियलाइज हुआ कि कुछ नया तरीका हमें आविष्कृत करना पड़ेगा, एक नए तरीके की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और फिर आप देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि आने वाले समय में एक नई चीज हमें आती हुई दिखती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मुद्रा कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसे करेंसी कहते हैं। क्या कहा जाता है सर, करेंसी। अगर आप देखें तो हर एक देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है। क्या आप लोग जल्दी से बताएंगे हमारे प्यारे भारत देश की करेंसी क्या है? बहुत आसान सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता ही होना चाहिए। हमारे प्यारे भारत देश की करेंसी क्या है, यह आपको बता देना है दोस्तों, ठीक है। हमारा प्यारा भारत देश जो करेंसी हमारे देश के अंदर रखता है, हमारे प्यारे भारत देश के अंदर जो करेंसी चलती है, उसे हम लोग रुपया कहते हैं, रुपया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हमने देख ली और इसके अंदर इतनी बड़ी कमजोरी थी कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपका सामान ले ले और आप उसका सामान ले लें, ये बहुत आप देखते थे कि जटिल प्रक्रिया थी, बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। और इसी वजह से मनुष्य क्या करता है, एक नई चीज की तरफ जाता है जिसे मुद्रा कहा जाता है। अब ये क्या था दोस्तों कि मुद्रा एक प्रकार का नया तरीका था, एक नया माध्यम था, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके जरिए हम लोग मुख्य तौर पर जो विनिमय का मतलब क्या होता है दोस्तों, विनिमय का मतलब होता है व्यापार, है ना। व्यापार कि जो व्यापार हुआ करता था ना, वो आप लोग क्या देखते हैं कि अब वो व्यापार वस्तुओं के बदले नहीं हो रहा है, एक नई चीज मार्केट में आई, एक नई चीज आप देखते हैं कि इसको प्रयोग में लाया जाने लगा। तो क्या हुआ,
लोगों को यह समझ में आया कि हम एक दूसरे के साथ वस्तुओं को अदला बदली करते हैं, वस्तुओं की अदला बदली करते हैं और उसी के जरिए हम लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों ना सभी लोग एक चीज पर राजी हो जाएं। क्या हो कि जैसे सब लोग क्या करेंगे, सब लोग सिक्कों पर व्यापार करेंगे। तो शुरुआत में आप देखें कि जब मुद्रा का चलन हुआ तो शुरुआत में क्या हुआ, राजा के जरिए और उस समय के अंदर जो रहने वाली प्रजा थी वो सभी लोग तैयार हुए किस चीज के ऊपर कि भैया जी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत परेशानी होती है, तो एक कॉमन चीज को ले लिया गया और उसी के जरिए लोग क्या करने लगे, बिजनेस करने लगे। शुरुआती समय के अंदर आप लोग देखें कि मनुष्य ने सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग किया। और शुरुआती समय अगर आपको याद होगा पुराने जमाने के अंदर जब आपने मूवीज को देखा होगा, कार्टून्स को देखा होगा, या फिर अगर आप जब रामायण को देखते हैं, महाभारत को देखते हैं, तो आप वहां पर पाते हैं स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के, है ना। तो शुरुआती समय के अंदर मनुष्य क्या कर रहे थे, सिक्कों के जरिए लेन देन शुरू कर दिया गया था। हर सामान 2 सिक्के 5 सिक्के अलग अलग सिक्कों के अंदर आप देखते हैं कि इनका प्रयोग किया जाने लगा। और शुरुआती समय के अंदर जो हमारे सिक्के थे वो सोने या चांदी के हुआ करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि समय बदलता चला गया और ये जो हमारे सोने और चांदी के बने हुए सिक्के थे, आप देखते हैं कि इनका प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला गया। और आप देखते हैं कि अब साधारण धातुओं से हम लोग क्या देखते हैं, सिक्के बनाने लगे। आज के समय में अगर आप अपने कॉइन्स को देखें, क्या वो गोल्ड के बने हैं, सोने के बने हैं, या फिर वो चांदी के बने हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो सिक्के हैं आपको दिख रहा है साधारण धातुओं से बने हुए आपको दिख रहे हैं, है ना। और उसके बाद आप लोग क्या देखते हैं कि जब मनुष्य के पास सिक्के थे, जब मनुष्यों के पास सिक्के हुए, अब भैया सिक्कों के अंदर भी परेशानी थी दोस्तों। सिक्कों के अंदर क्या परेशानी थी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है और अगर आपके पास बहुत ज्यादा सिक्के हैं तो इनका बोझ बहुत ज्यादा हो जाता था, इनका वजन बहुत ज्यादा हो जाता था। सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसी वजह से मनुष्यों ने क्या किया, समय बदलता चला गया और धीरे धीरे फिर हमने क्या किया बच्चों, आविष्कार किया नोटों का, कि भैया कागज का नोट प्रयोग में आया जाने लगा। और कागज का नोट भी फिर सभी लोग कहने लगे कि भैया अब इसी में व्यापार होगा, इसी के अंदर आप देखते हैं कि सामान की खरीदारी की जाने लगेगी। और फिर आप लोग क्या देखते हैं कि आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारे नोट भी हमारे पास है और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हम लोग सिक्कों के अंदर भी व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मुद्रा का आपके साथ थोड़ा सा हमने क्या किया, आप देखते हैं कि इतिहास शेयर किया। अब यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर किस परिप्रेक्ष्य में या फिर किस तरीके के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों। आप देखते हैं कि सिक्के और नोट बनाते हैं हमारे देश के अंदर। हर देश के अंदर आप देखते हैं कि एक सरकारी बैंक होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस देश के अंदर नोटों या फिर सिक्कों को बनाए। और भारत के संदर्भ में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा आरबीआई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरबीआई, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है भैया, भारत के अंदर सिक्कों को बनाने की और उसी के साथ साथ नोटों को छापने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि वो हमने भारत के इस सरकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी है ना। तो भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे नोट होते हैं उसके ऊपर मुख्य तौर पर आप देखें कि जितने भी हमारे सिक्के होंगे या फिर नोट होंगे, इसको छापने वाला जो बैंक होता है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना। और यहां पर क्या किया जाता है, ये कहा जाता है कि अगर भारत का रिजर्व बैंक ये जो नोट छाप रहा है, इसके अंदर ये बात की जाती है कि मुख्य तौर पर धारक का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के पास ये नोट है, ये व्यक्ति इस कागज के नोट की जो कीमत है वो 2000 रुपए, अगर वो 2000 का है, 10 रुपए का है तो 10 रुपए की कीमत है, वो इस 10 रुपए की कीमत में कोई भी सामान खरीद सकता है। हमारे देश में आप इस 2000 रुपए के नोट से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, इस 10 रुपए के नोट से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, 100 रुपए के नोट से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो भारत के अंदर नोट छापने या फिर उसी के साथ सिक्के बनाने की जो परमिशन दी गई है वो भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई है। भारत के अंदर यही जो बैंक है नोट छापता और बनाता है। अब कोई दूसरा बैंक अगर आपको लगे कि नोट छापता है तो ऐसा नहीं है, वो अगर ऐसा करने की भी सोच लेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको सजा मिलेगी, उनको बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि दंडित किया जाएगा, है ना। अब मनुष्य ने मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये जो मुद्रा ली है ना, हम मुद्रा की तरफ जो गए, पहले आपको याद होगा दोस्तों कि हम वस्तु विनिमय प्रणाली कर रहे हैं। आपके पास कोई सामान है आप मुझे दे दो, मेरे पास कोई सामान है मैं आपको दे दूं, और व्यापार हुआ करता था। लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूजिंग व्यापार था, वो बहुत ही मुश्किल था और उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। तो मुद्रा जब तक नहीं थी तो हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कर रहे थे और उसके अंदर आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना यह बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। जब मुद्रा आई, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को मुद्रा के अंदर, करेंसी के अंदर, सिक्के या नोट के अंदर आराम से खरीद और बेच सकता है ना। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मगर अगर मुझे क्या कर रहे हैं, आप देखें कि अगर मुझे मुख्य तौर पर एक बोतल चाहिए तो सिर्फ बोतल को खरीदने के लिए आपके पास या तो सिक्के होने चाहिए या फिर नोट होने चाहिए और उसके जरिए आप लोग उस बोतल को खरीद सकते हैं। तो व्यापार करना आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा सरल हुआ।
उसी के साथ साथ ये जो आपकी मुद्रा थी, ये क्या करती है दोस्तों, ये बहुत कम जगह लेती है, इसे कहीं भी ले जाना और आ जाना बहुत आसान होता है, आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। मुद्रा के जरिए आप क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारा विनिमय था या फिर जो हमारा व्यापार था, ये बहुत आसान हो गया। अब भाई लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, अगर मेरे पास कोई सामान है, आपके पास कोई सामान है, आप मेरा सामान ले लीजिए, मैं आपका सामान ले लूं, ये झंझट ही खत्म। बस दुकान पे जाओ, सामान को चूज करो, पैसा दो और सामान आपका हो गया, है ना। कितना समय बचा, आप देखें कि व्यापार कितना आसान हो गया। तो मुद्रा के आ जाने से आप देखते हैं कि व्यापार बहुत ज्यादा आसान हुआ। और आधुनिक युग के अंदर अगर आप देखें तो आज के समय के अंदर आप देखें दोस्तों, अब तो ऐसा हो गया है कि डिजिटल मनी चलने लगा है। आपको पता है ना, अब तो ऐसा समय आ गया है कि अब डिजिटल मनी हो गया है। आपके बैंक के अंदर आप देखें कि आपके फोन के अंदर फोन पे होता है, उसी के साथ गूगल पे होता है ना, अलग अलग आप देखें कि डिजिटल मनी होता है। अब तो पैसा हाथ में भी नहीं होता, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुंच जाता है। अब तो भौतिक तौर पर आप देखते हैं कि भौतिक तौर पर भी उसे अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। सिक्कों को और नोट को भौतिक तौर पर अपने हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट नंबर मुझे पता है, मेरा अकाउंट नंबर आपको पता है, मैंने बस आपके पास ट्रांसफर कर दिया और पैसा आपके पास पहुंच गया। तो इसके जरिए व्यापार करना और भी ज्यादा आप देखते हैं कि आसान हो गया है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर ये मुद्रा के हमारे लाभ हुए दोस्तों। पेपर में पूछा जाता है कि मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं, या आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका आंसर दें, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा। अब अगर आपको पता होगा दोस्तों कि अधिकतर जब भी हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं या फिर पैसा की बात करते हैं, तो हम अपनी मुद्रा को या फिर अपने पैसे को या फिर नोटों को कहां रखना पसंद करते हैं। अधिकतर लोग, सर जी पापा कहते हैं बैंक में रख दिया करो। क्यों रख दिया करो मेरे दोस्त बैंक में? क्योंकि बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। बैंक में आपके पैसे को क्या किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है। अगर आप बैंक में कुछ अमाउंट रखते हैं, कुछ पैसा रखते हैं, तो उस पर आपको लाभ हो सकता है। मान लीजिए कि अगर मैं 10,000 रुपए रखता हूं तो एक साल में वो 11,000 हो सकता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो बैंक आपके पैसे को बढ़ाकर आपको देता है ना। तो बैंक आप देखते हैं कि मनुष्य धीरे धीरे फिर बैंकों की तरफ चलने लगते हैं। अब ये बैंक क्या है और बैंक किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत आसान बात होगी, ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगनी चाहिए ये सभी बातें। भैया हम सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, आज के समय में नोट का प्रयोग कर रहे हैं। हर चीज जो आपको चाहिए, सुबह उठने के साथ ही जब आप क्या करते हैं, कोई भी खाने की चीज आपको अगर खानी है तो सबसे पहले उसको लेने के लिए आपको पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप कोई सामान खरीद सकते हैं ना। तो हमारे आसपास की जितनी भी हमारी चीजें हैं जिनको हम लोग दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, वो सभी हम लोग नोट या फिर करेंसी के जरिए ही पूरा करते हैं। और आप देखें कि जितनी भी हमारी राशि बचती है, कि भैया अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने से जो भी आपका पैसा आता है, थोड़ा बहुत पैसा घर के प्रयोग के लिए आप अपने पास रखते हैं, बाकी पैसा हर व्यक्ति बैंक में ही रखता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपकी सैलरी आती है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। थोड़ा बहुत खर्चा जो आपको करना होता है वो आप निकाल लेते हैं, बाकी पैसा जो राशि बची होती है, जितना पैसा बचा होता है वो आप बैंक के अंदर ही रखते हैं। और फिर बैंक के अंदर हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और अगर हमें कुछ और पैसे जमा करने होते हैं तो उसके अंदर हम लोग जमा कर लेते हैं। निक्षेप का मतलब है निकाल लेना, जमा करने का मतलब है भैया जी जमा कर देना। ठीक है, अच्छा, बैंक के अंदर आप देखें कि जो हमारा धन होता है वो सुरक्षित होता है और उस पर हमें ब्याज भी मिलता है। ब्याज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्याज का मतलब होता है बढ़ाकर, है ना, पैसा बढ़ाकर दिया जाता है। अगर आप बैंक के अंदर मान लीजिए 1,000 रुपए रख रहे हैं तो बैंक कहता है कि 1 साल तक रख दो, हम आपका क्या करेंगे, 1,000 को ना क्या कर देंगे, हम आपके 1,000 को 1,050 रुपए कर देंगे, 50 रुपए आपको अतिरिक्त दे देंगे। तो 50 रुपए का फायदा हो जाता है, ब्याज मिल जाता है। अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से ब्याज आपको देते हैं अपने यहां पर पैसा रखने की वजह से। ठीक है, अब आप देखते हैं मुख्य तौर पर कि ये जो हमारे बैंक हैं जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग पैसे को निकालते हैं, इनके संदर्भ में कुछ और बातें हैं, है ना। लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपने बैंक खातों में क्या कर सकते हैं कि अपने रुपए निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी बैंक के अंदर कोई अकाउंट है। पहले तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आपका बैंक अकाउंट है। अब तो स्टूडेंट अकाउंट भी खुलने लगे हैं। अगर आप लोग 18 साल से छोटे हैं, है ना, बालक या फिर बालिका हैं, तो आपको किसी भी बैंक के अंदर अवसर मिलता है, मौका मिलता है कि आप अपना स्टूडेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जरूर बताइए कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, जरा कमेंट करें। और उसी के साथ साथ अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ये बताइए कि आपके माता पिताजी का कौन से बैंक के अंदर अकाउंट है। भारत में आपको भतेरे का मतलब है बहुत सारे, अनगिनत, है ना, बहुत सारे आपको बैंक मिलते हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। लोग क्या करते हैं दोस्तों, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, अपने बैंक से पैसे को निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि अगर मैं जॉब करता हूं और मेरी जॉब का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आता है,
और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है तो मैं अपने बैंक अकाउंट से क्या कर सकता हूं, अपने पैसे को आराम से निकाल सकता हूं, जितनी जितनी की मुझे जरूरत होगी। अच्छा, बैंक खाते के अंदर जो आपकी जमा राशि होती है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग डिमांड के हिसाब से निकाला जाता है। डिमांड का मतलब क्या है कि भैया जितनी जरूरत है ना, जितनी मुझे जरूरत है। मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में या फिर आपके अकाउंट के अंदर आप देखते हैं कि मान लीजिए 1 लाख रुपया आ गया, या फिर आप देखते हैं कि 10 लाख रुपए आ गए, है ना। आप कहेंगे सर 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए आ गए। अब आपको जितनी जरूरत होगी आप उतने हिसाब से क्या करेंगे, अपने पैसे को निकालेंगे। डिमांड के हिसाब से जितनी आपको आवश्यकता होती है उसी हिसाब से तो निकालते हैं आप लोग, है ना। और आप क्या देखते हैं कि इन खातों के निक्षेप के लिए आपको क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। कि जब आप लोग अपने बैंक से पैसे को निकाल रहे होते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डिपॉजिट। एक टर्म है, एक वर्ड है इंग्लिश में डिपॉजिट, है ना। कि मुख्य तौर पर जब आप अपने खाते से, बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट होता है उससे पैसे को निकाल रहे होते हैं तो इंग्लिश में उसको डिपॉजिट कहा जाता है ना। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मुख्य तौर पर कि हमारे पास जितने भी ये हमारे बैंक होते हैं इसके अंदर से पैसे निकालने के अलग अलग तरीके हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि बैंक है, आप चले गए, भैया जी पैसा दे दीजिए, 5 लाख रुपया दे दीजिए, हमारा अकाउंट है आपके बैंक में, दीजिए ना, जल्दी दीजिए, 5 लाख रुपया दीजिए। ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता दोस्त। तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें कि अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो बैंक के अंदर जब आपका अकाउंट है तो उस बैंक के अंदर से पैसे निकालने के कुछ तरीके होते हैं और उन तरीकों को फॉलो किया जाता है। सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। आप एकदम जाके नहीं कर सकते कि दीजिए दीजिए पैसा दीजिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या तरीका है उसको हम लोग अच्छे तरीके से आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि बैंक क्या करता है कि जो भी बैंक के अंदर अपना खाता रखते हैं या फिर अकाउंट रखते हैं, बैंक उनको क्या देता है, चेक बुक देता है। क्या देता है दोस्तों, चेक बुक, है ना। चेक बुक कुछ इस तरीके की वो चेक बुक होती है। अगर आप लोग देखें उसके ऊपर बैंक का नाम होता है, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वहां पर आपका नाम होता है ना। बैंक का नाम, जिसका खाता है उसका नाम होता है। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि भैया तारीख का ऑप्शन होता है कि अगर आप जिस तारीख को पैसा निकाल रहे हैं। और फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि कितना पैसा आपको निकालना है ना। तो आप वो शब्दों में लिखते हैं और अंकों में लिखते हैं, उसके बाद साइन कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, उसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मुख्य तौर पर किसी को भी पैसा दे सकते हैं। अगर आप खुद ही पैसा निकालना चाहते हैं, चेकबुक आपके पास है, बैंक में जाइए, बैंक के अंदर आपको एक खिड़की दिखेगी, विंडो दिखेगी जहां चेक जमा होते हैं। आप चेकबुक को भरेंगे, नाम डालेंगे अपना, कितना पैसा निकालना है वो, और फिर आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप किसी और को पैसा देना चाहते हैं, आप खुद नहीं निकालना चाहते, आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति को, आप अपने स्कूल में फीस जमा करना चाहते हैं, आप किसी व्यापारी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उन्हें नगद पैसा नहीं देना चाहते तो आप उनको चेकबुक अपना आप चेक दे सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद भी पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं तो आप उनको साइन कर अपना चेक दे सकते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति क्या कर सकता है, मुख्य तौर पर आपके पैसे को, आपके अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट तक मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि पहुंच जाएगा। तो पैसा निकालने का एक तरीका तो हमारा क्या होता है दोस्तों, आपने देखा कि चेकबुक होता है। दूसरा तरीका कि आपका अगर बैंक में अकाउंट है और अगर आपको पैसा निकालना है तो क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसे कहा जाता है डिमांड ड्राफ्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको इंग्लिश में डिमांड ड्राफ्ट, या फिर इसको एक और नाम से पुकारा जाता है डीडी। क्या कहा जाता है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग डीडी कहते हैं। अच्छा, अगर आप डीडी को देखें तो ये दिखने में क्या है दोस्तों, चेक की तरह ही लग रहा है ना। डीडी जो है वो आपको मुख्य तौर पर चेक की तरह ही दिखता है। आप क्या देख रहे हैं कि दोस्तों ये दिखने में पूरे तौर पर चेक की तरह ही होता है। लेकिन अगर आप किसी संस्था में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, आप वहां पर चेकबुक नहीं दे सकते। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, हाँ उसको तब आप चेक देंगे, लेकिन जब आपको अपनी फीस जमा करनी है किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, तब वहां पर आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि डीडी का प्रयोग किया जाता है। ये चेक के समांतर ही होता है, लेकिन ये मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है कि ये यहां पर आपको किसी संस्था का नाम लिखना होता है। जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल के अंदर आपको फीस जमा करनी है, तो वहां पर आप लोग मुख्य तौर पर डीडी का प्रयोग होते हुए देखते हैं। वहां पर आप देखें दोस्तों, ये सेम ही होता है, बैंक का नाम होगा, तारीख होगी, उसी के साथ आप देखते हैं कि डीडी नंबर लिखा होता है और फिर अकाउंट नंबर यहां पर लिखा होता है और फिर सिग्नेचर किए जाते हैं और फिर डीडी बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर उसके ऊपर होते हैं और इसके जरिए भी फिर क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि भुगतान किया जाता है, चीजों को कंप्लीट किया जाता है या फिर अदा किया जाता है। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे तरीके से समझा कि बैंक के अंदर पैसे को किस तरीके से निकाला जाता है। इसके निकालने की हमने दो प्रोसेस को आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं किस चीज का, यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं क्रेडिट। ये एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है, क्रेडिट।
इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से मुख्य तौर पर कि बैंक में, आपके बैंक में जो जमा कुल राशि का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है वो आप कैश के रूप में बैंक के पास रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि मेरा किसी बैंक के अंदर अकाउंट है और मेरे अकाउंट में मान लीजिए कि 1000 रुपए हैं, है ना, मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरे 1000 रुपए निकाल लूं? ऐसा नहीं होगा दोस्त। आपको बैंक ये आज्ञा नहीं देता कि आप पूरा पैसा निकालें। कुछ राशि जो है वो आपको अपने बैंक के अंदर रखनी ही पड़ती है, उसको चालू रखने के लिए, ताकि आपका बैंक का जो अकाउंट है वो चलता रहे। आपको कुछ राशि अपने बैंक के अंदर रखनी ही पड़ती है। आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, वरना वो डेड हो जाता है आपका अकाउंट, है ना। मुख्य तौर पर कितना भैया? आप देखें कि मुख्य तौर पर जितनी भी आपकी राशि है उसका 15%, है ना, जितना भी आपका अमाउंट है उसका 15% तो आप देखें कि आपको अपने अकाउंट के अंदर रखना ही पड़ता है। 85% आप निकाल सकते हैं, 15% आपको अपने अकाउंट के अंदर रखना ही पड़ता है। और 1000 रुपया जो होता है वो मिनिमम होता है। यह कहा जाता है कि भारत के अधिकतर बैंकों के अंदर हर व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपया तो अपने बैंक के अंदर रखना ही है। इसी के साथ साथ आप देखें कि यह राशि इसलिए रखी जाती है ताकि जब कोई व्यक्ति अपने खाते से पैसे निकालने आए तो उससे भुगतान किया जा सके, है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि बैंक को भी तो लाभ कमाना है ना, बैंक को भी तो लाभ कमाना है। अभी जो बैंक वाले हैं ये किस तरीके से लाभ कमाते हैं ये आप लोग देखिए। मान लीजिए कि पर एक व्यक्ति है ये, दूसरा व्यक्ति है ये, तीसरा व्यक्ति है ये, ध्यान से सुनिएगा, चौथा व्यक्ति है ये, ठीक है, और पांचवा व्यक्ति है ये। 5 व्यक्ति हुए, है ना। अब 5 व्यक्ति हुए दोस्तों, आप देखते हैं कि इन 5 व्यक्तियों ने क्या किया, एक ही बैंक के अंदर अपना अकाउंट इनका है और इन सभी लोगों ने क्या किया, आप देखते हैं कि 100 रुपए जमा कर दिए। कितने रुपए जमा कर दिए इन सभी लोगों ने? 100 रुपए आप देखते हैं कि जमा कर दिए। टोटल 500 रुपए हुए, है ना। अब बैंक को भी ये पता है कि मुख्य तौर पर इन 5 लोगों ने 100 रुपए जमा करे हैं, टोटल 500 रुपए इन 5 लोगों से आ गए। ऐसा नहीं हो सकता मुख्य तौर पर कि कोई भी व्यक्ति 500 रुपए तो नहीं निकालेगा, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये सब पूरा पैसा तो नहीं निकालेंगे। 100 रुपए ही तो 100 रुपए ही निकालेगा, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता। तो बैंक के पास 500 रुपए है। अब क्या होता है कि बैंक ये जो आपके 500 रुपए आप यहां पर जमा हुए हैं ये किसी तीसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। बैंक किसी तीसरे व्यक्ति को आपका ये पैसा उधार दे देता है और उससे क्या करता है, उससे थोड़ा क्या लेता है, उससे थोड़ा ब्याज लेता है। ब्याज का मतलब क्या होता है, उससे कहता है कि भैया हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं, आप अगर हमें 2 महीने बाद देंगे तो हम 500 नहीं, हम तो 1000 रुपए लेंगे। और उसके जरिए क्या करता है, उसके जरिए बैंक अपने लाभ को कमाता है। तो बैंक ने जो उसके खाता धारक है उनसे पैसे को लिया, बैंक के पास जमा हो गया पैसा। अभी जो बैंक के पास पैसा जमा था ये पैसा बैंक किसी और व्यक्ति को दे देता है। जो लोग घर बनाने के लिए उनके पास जाएंगे, किसी और चीज के लिए उनके पास जाएंगे, और फिर बैंक कहता है कि हाँ पैसा चाहिए ले जाइए, लेकिन जब आप 2 महीने बाद देंगे ना तो 500 रुपए ले रहे हो तो 1000 देना होगा। पैसा बैंक फिर बढ़ा कर लेता है और इसके जरिए बैंक क्या करता है, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर लाभ को कमाता है। इसके जरिए ही तो बैंकों को क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है और उसके जरिए फिर वो अपने सिस्टम को बढ़ाते रहते हैं, है ना। और आप सभी को पता है कि ये जो शेष राशि होती है, ये शेष राशि जितनी भी राशि आप देखेंगे 15% जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको रखनी होती है, ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि बैंक के द्वारा कर्ज के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। कि जो भी पैसा जमा हुआ बैंक के अंदर मौजूद लोगों से, उस पैसे को बैंक फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देता है। चाहे आप घर बनाने के लिए पैसा लें, पढ़ाई के लिए पैसा लें, शादी के लिए पैसा लें, गाड़ी के लिए पैसा लें, होम लोन होता है, मैरिज का लोन होता है, आप देखते हैं कि एजुकेशन लोन होता है, अलग अलग लोन लोग लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। बैंक कहता है ले लो ले लो ले लो, लेकिन पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा और उसके जरिए बैंक लाभ कमाते हैं, है ना। उस पर क्या किया जाता है, ब्याज लिया जाता है और उसी के जरिए बैंक फिर लाभ कमाते हैं। तो इससे आपने पैसा रखा तो आपके पैसा सुरक्षित रहा और बैंक को भी लाभ हुआ। फिर वही जो लाभ आया, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भैया 5 लोग थे, इन 5 लोगों से 500 रुपया ले लीजिए, मान लीजिए। फिर ये 500 रुपया किसी और व्यक्ति को दिया, उनसे कहा कि आपको 1000 रुपया देना होगा। अब ये 1000 रुपया आया, इस 1000 रुपये में से कुछ जो प्रतिशत होगा वो इन लोगों को भी दे दिया जाता है ना। तो इस 1000 रुपये में से जो कुछ प्रतिशत होगा वो इन लोगों को भी दिया जाता है। तो इस तरीके से बैंक आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या करते हैं, और यही बैंक के आय का स्रोत है। या फिर आप देखते हैं कि इसी के जरिए तो भैया बैंकों की आय होती है या फिर उनकी अर्निंग होती है। वरना ऐसा थोड़ी कि बैंक बस खुले हैं कि आओ पैसा जमा करो और चले जाओ, तो उनका क्या फायदा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देखते हैं कि भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। अब पैसे निकालने और जमा करने के लिए हमारे पास डीडी है, हमारे पास चेकबुक है, लेकिन ये सभी ना बड़ी आउटडेटेड चीजें हैं। आज से 20 साल पहले चेक चला करते थे भैया बहुत।
आज से 15 साल पहले आप देखेंगे डीडी बहुत चला करते थे, लेकिन अब ना चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं। अब तो आपके फोन के अंदर ही चीजें हैं और आप अपने फोन के जरिए ही पेमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग देखें कि हमारे पास दो और चीजें होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड या फिर हम लोग डेबिट कार्ड भी कहते हैं। अभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि डेबिट कार्ड है ना दोस्तों। डेबिट कार्ड, बैंक क्या करता है कि बैंक के अंदर जो भी लोग अपना अकाउंट रखते हैं या फिर खाता रखते हैं, बैंक क्या करता है, उनको कार्ड देता है कि अब हर जगह पैसा लेके चलना, सिक्के लेके चलना बड़ा मुश्किल है, ई कार्ड रख लो भैया जी, और इस कार्ड को, कार्ड एक स्वाइप मशीन होगी, उस मशीन में जाकर स्वाइप कर दो, पैसा कट जाएगा। लोगों के लिए अच्छा तरीका है व्यापार करने का। अब हमारे पास दो तरीके के कार्ड होते हैं, एक को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड और एक को कहा जाता है डेबिट कार्ड। इसको हम लोग आप मुख्य तौर पर देखते हैं, है ना। अच्छा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये आधुनिक जमाने की हमारी करेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, इनको हम लोग आज के समय की करेंसी कहते हैं और इनको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि प्लास्टिक मनी से क्या तात्पर्य है। प्लास्टिक मनी का मतलब है क्योंकि ये प्लास्टिक के बने होते हैं तो इनको हम लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहते हैं। दिखने में समान ही होते हैं, है ना। अच्छा, डेबिट कार्ड के द्वारा अगर आप लोग देखेंगे कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि में पेमेंट कर सकता है। अब इनमें अंतर क्या है ये देख लेते हैं। बैंक हर व्यक्ति को कार्ड देता है, दो तरीके के कार्ड मुख्य तौर पर होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब इसमें अंतर क्या होता है, मान लीजिए कि मैं किसी बैंक के अंदर अपना खाता खोल रहा हूं तो बैंक ने मुझे दोनों कार्ड दे दिए, क्रेडिट कार्ड भी दिया है और उसी के साथ डेबिट कार्ड भी दिया है, और मेरे अकाउंट में आप देखते हैं कि 100 रुपए है। मान लीजिए क्या है दोस्तों, 100 रुपए आपको दिखता है कि मेरे अकाउंट के अंदर है। ठीक है, अब मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं और मुझे पसंद आ गया कोई चीज, मुझे जूते खरीदने जा रहा हूं, मुझे जूते पसंद आ गए। अब वो जो जूते हैं ना दोस्तों, वो आप क्या देखते हैं, वो 120 रुपए के। आप कहेंगे सर कितने सस्ते जूते खरीदते हो आप। भैया जी सस्ते ही खरीद लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं, मैं जूते लेने गया और मेरे को जो जूता पसंद आया है वो क्या है दोस्तों, वो 120 रुपए का है। अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है और उसके अंदर 100 रुपए ही हैं और जो चीज मुझे पसंद आई है वो 120 रुपए की है, तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मैं 120 रुपए का सामान नहीं खरीद सकता। जितना पैसा मेरे अकाउंट में है, अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है, जितना पैसा मेरे अकाउंट में है उतने ही पैसे मैं खरीदारी में लगा सकता हूं, है ना। मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की ही खरीदारी में कर सकता हूं, 100 रुपए का ही पैसा मैं किसी को दे सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, आपको क्या है दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मुझे 120 रुपए की कोई चीज पसंद आ गई और मेरे क्रेडिट कार्ड में आप लोग देखते हैं कि 100 रुपए हैं, तो बैंक क्या कर देगा, बैंक कहेगा कि भैया जी तुम तो हमारे प्यारे ग्राहक हो, 20 रुपया हम आपको उधार देते हैं। बैंक क्या करेगा, 20 रुपया हमसे उधार ले लो। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप मुख्य तौर पर जाते हैं, आप किसी सामान को खरीदते हैं, तो जो भी राशि आपके पास है उससे ज्यादा का अगर आप भुगतान करना चाहें, पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बैंक कहेगा कि 20 रुपए तो है, ले लो यार, अगली बार दे देना, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में आपको क्या हो जाता है, उधार में दिया जाता है बैंक के जरिए, और ऐसा नहीं है कि इस उधार को आपको देना नहीं पड़ता। जब अगली बार आपकी सैलरी आएगी या पैसा जमा करेंगे तो फटाक से बैंक कहेगा कि याद करो मेरे दोस्त, 20 रुपये दिए थे, वापस कर दो, तो बैंक काट लेता। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, इनको आधुनिक करेंसी कहते हैं, दिखने में सेम होते हैं। डेबिट कार्ड के अंदर आप लोग देखते हैं कि जितना अमाउंट है, जितना अकाउंट में पैसा है उतनी की ही खरीदारी होगी। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको पैसा उधार देता है कि भैया शौक को अपना पूरा कर लो, सामान तुम जहां से खरीदना चाहो खरीद लो। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नाम से पुकारते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के समय, पेमेंट करते समय बैंक जो होता है आपको कर्ज दे देता है, आपको पैसा उधार दे देता है। समझ में आया ना आपको। ठीक है, और ये जो दोनों कार्ड होते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मशीन होती है स्वाइप मशीन, उसके जरिए हम लोग पेमेंट करते हैं और इसके जरिए फिर कैश को कैरी करने की, भैया बड़े बड़े नोटों के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वाइप करके ही अपनी पेमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी तरीके से क्या देखते हैं दोस्तों की बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, है ना। मान लीजिए कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है, अगर आप बैंक से पैसा उधार लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। बैंक से अगर आपको पैसे की जरूरत है, कुछ तो चीजें देखेगा ना बैंक, आंख बंद करके तो देखेगा, एकदम से दे नहीं देगा पैसा आपको। तो वो क्या क्या चीजें हैं जिसके आधार पर आप देखते हैं कि बैंक पैसा उधार देता है, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि लोगों को ना अलग अलग काम के लिए क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है। मान लीजिए कि हमें घर बनाना है, पैसे की जरूरत है। हमें अपनी बेटिया की पढ़ाई करनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है ना।
तो अलग अलग सामान के लिए, अलग अलग चीजों के लिए लोगों को पैसे की जरूरत होती है। और इसके लिए आप लोग देखते हैं जैसे हमारे किसान भाई हुए, उनको बीज खरीदना है, किसी को अपनी गाड़ी खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है, किसी को अपने और महंगे फोन को खरीदना है, भैया जी फोन को खरीदना है, एप्पल का फोन खरीदना है, तो आपको देखते हैं कि लोग मुख्य तौर पर क्या करते हैं, कर्ज की तरफ जाते हैं। और कर्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लोन। ये जो शब्द आपके सामने लिखा है ना, लोन, है ना, इसको इंग्लिश में लोन कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, है ना, ये भी क्या करते हैं, जब इनको अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है तो ये भी बैंक से क्या करते हैं, ये भी मुख्य तौर पर बैंक से ही पैसे को उधार लेते हैं। और ये जो हमारा उधार तरीका है, जो क्रेडिट दिया जाता है, उधार दिया जाता है, ये मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। क्योंकि अगर लोगों को पैसा उधार नहीं मिलेगा तो बिजनेसमैन सामान नहीं खरीद पाएगा, आप घर नहीं बना पाएंगे, तो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से आप लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके से चीजों को उधार लेते हैं, अलग अलग सामान को पूरा करने के लिए। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि जब भी आप लोग किसी बैंक में या फिर किसी संस्थान के पास जाते हैं और उससे क्या करते हैं, भैया जी पैसा उधार लेते हैं, तो उसके जरिए क्या किया जाता है, एक अग्रीमेंट किया जाता है। ऐसा थोड़ी होगा आप बैंक में गए, पैसे दे दीजिए, 5 लाख रुपया दे दीजिए, हमें ना गाड़ी खरीदनी है ऐसा नहीं होता दोस्त। तो मुख्य तौर पर क्या होगा कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि पैसा दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करता है, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि मान लीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए, बैंक आपको 1 लाख रुपया दे तो देगा, लेकिन चेक करेगा कि कहीं आप इसको वापस देने की हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते। ये जो साख शब्द आपने देखा होगा ना, साख, साख का मतलब क्या है कि क्या आपकी रेपुटेशन। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, अगर आप लोग देखें, जो हमारा ये चैप्टर है, अगर आप लोग देखें, इसका नाम क्या है, मुद्रा और साख। यहां पर इस साख का आप लोग अर्थ समझ पाएंगे, यहां पर आप लोग ये जो साख है इसका अर्थ क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो बैंक क्या करता है, बैंक आपकी साख को देखता है, आपकी रेपुटेशन को देखता है कि भैया 1 लाख रुपया अगर आप मांग रहे हो तो क्या आप उसको वापस भी कर पाओगे। पैसा तो आपके पास आता नहीं है, मान लीजिए आपकी कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस आप नहीं करते, तो बैंक आपकी साख देखता है, आपकी रेपुटेशन देखता है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग क्या देखते हैं कि जब भी आप किसी बैंक से पैसा उधार लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपको पैसा दे तो देता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो आपकी साख को देखेगा और उसी के जरिए क्या होगा, एक अग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब एक वादा होता है। तो बैंक अधिकारी, बैंक के बीच में और जो पैसा ले रहा होता है व्यक्ति, उन दोनों के बीच में सरकारी कागज पर आप लोग देखते हैं कि एक अग्रीमेंट होता है। और बैंक ये कहता है कि मान लीजिए कि भाई अगर आप हमसे 1000 रुपया ले रहे हैं तो सबसे पहले बैंक तय करेगा भैया कितने समय में उस पैसे को वापस करोगे। बैंक सबसे पहले पूछेगा 1000 रुपया दे तो रहे हैं, कब तक वापस कर रहे हैं आप कहेंगे मालिक 2 साल का लिए लेना है, तो आप बैंक कहेगा कि हाँ ठीक है जी, 2 साल बाद आप पैसे वापस दे देना, लेकिन अब आपको 1000 रुपए नहीं देने होंगे, हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे ना 1200 रुपए लेंगे, 200 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे, 200 रुपए का ब्याज लिया जाता है। तो बैंक अपनी नियम रखता है, शर्तें रखता है और उन्हीं नियम और शर्तों के हिसाब से आपको कर्ज चुकाना होता है ना। और एक मासिक अमाउंट तय कर दिया जाता है। या 2 तरीके होते हैं, अगर आपने बैंक से पैसा लोन लिया है कि आप पूरा 2 साल बाद पैसा जमा कर सकते हैं या फिर हर महीने आप 100 रुपया जमा कर सकते हैं, यह आपके ऊपर होता है ना। और ये जो तय अवधि होती है, इसी तय अवधि के अंदर आपको पैसा चुकाना होता है, वरना बैंक आपके ऊपर क्या कर देगा, फाइन लगा देगा, है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखिए कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, चीजें दी जाती हैं। अच्छा, बैंक जो है जब आपसे कहता है कि पैसा चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये ले जाइए, 1 लाख रुपया चाहिए घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, ले जाइए, लेकिन कोई चीज आपको सिक्योरिटी के तौर पर रखनी होगी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, गारंटी तो देनी होगी, है ना। तो बैंक क्या करता है दोस्तों कि जब भी आप लोग बैंक के पास पैसा वैसा उधार लेने जाते हैं ना, तो बैंक क्या करता है, आप सभी के पास कोलेटरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि कर्ज लेते समय बैंक क्या करता है, कोई भी चीज आपसे कहता है कि भैया गारंटी के तौर पर कोई चीज गिरवी रखो, है ना। तो मान लीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना, अमेरिका भेजना है पढ़ने के लिए, और 25 लाख रुपया चाहिए, बैंक कहेगा ले जाओ, लेकिन आप अगर 25 लाख रुपया हमसे ले रहे हैं, अगर आप 25 लाख रुपया हमसे ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ 2 साल बाद जमा भी कर देंगे, और बैंक कह रहे हैं कि भैया 2 साल बाद आपको 28 लाख देने होंगे, आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम दे भी देंगे, लेकिन बैंक फिर भी कहेगा कि कोई चीज गारंटी रखो। ऐसा हो सकता है कि 2 साल बाद आप पैसे ना दे पाए, आपकी नौकरी जो है ये खत्म हो जाए, आपका जो बिजनेस है ये ठप पड़ जाए, तब तो बैंक को नुकसान होगा। तो बैंक ये कहता है कि भैया कोई चीज गारंटी के तौर पे रखो। बैंक कह देगा कि भैया जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, जो आपका घर है, इसे हमें गारंटी के तौर पर दे दो, है ना। तो ये बैंक क्या करता है, इसकी जो प्रॉपर्टी के कागजात होंगे वो जमा कर लेगा। तो अगर 2 साल में अगर आप इतना अमाउंट नहीं दे पाए तो बैंक फिर क्या कर लेगा दोस्तों, आपको देखता है कि फिर वो आपकी जमीन हुई,
गाड़ी हुई, या फिर कोई जानवर वगैरह हुए, या फिर आपके ही अकाउंट बैंक में रखे कुछ और पैसे हुए, उनको क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। तो जो कर्ज लिया हुआ व्यक्ति दिए गए समय के अंदर पैसा नहीं दे पाता, तो उस समय के अंदर क्या कर लेता है, जो कर्ज देने वाला हमारा बैंक होगा, जो ये कोलेटरल होता है, जो गारंटी दिया हुआ सामान होता है, प्रॉपर्टी जो भी सामान होता है, उसको बेचकर क्या करता है, अपने नुकसान को पूरा करता है ना, वरना तो बैंक तो नुकसान में चले जाएंगे। ये तरीका होता है दोस्तों बैंक का पूरे तौर पर काम करने का। अच्छा, ये जो कर्ज की शर्तें होती हैं, जब भी पैसा उधार दिया जाता है तो इसके अंदर मुख्य तौर पर ये लिखा रहता है कि भैया जो भी चीज गारंटी के तौर पर रखी जा रही है ना, वो क्या है। तो जब भी कर्ज उधार के तौर पर दिया जाता है तो आप देखें कि सरकारी कागजात होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर लिखा रहता है भैया ये चीज गारंटी के तौर पर दी जा रही है, और उसके बाद ही आप देखते हैं कि लोन जो होता है वो आप देखते हैं कि माना जाता है, और उसी के जरिए क्या होता है, उसी के जरिए लोन दिया जाता है। अच्छा, लोन जो होता है ना वो आपकी हैसियत के तौर पर, हैसियत का मतलब है आपकी सैलरी देखी जाएगी, आपका बिजनेस देखा जाएगा, आपके बैंक अकाउंट को चेक किया जाएगा, या इसके अकाउंट में अगर ये 25 लाख रुपया मांग रहा है, कम से कम 1 करोड़ रुपया तो हो, ताकि विश्वास हो कि ये दे सकता है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपके बैंक अकाउंट को देखा जाता है, आपकी साख, आपकी रेपुटेशन, आपकी हैसियत को देखा जाता है, और उसके जरिए ही बैंक आपको पैसा उधार देता है, और उसी के जरिए चीजें पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं कि होती हैं, है ना। और इसी के जरिए आप लोग देखते हैं कि यही बैंक जो है कर्ज दे देकर मुख्य तौर पर अपनी राशि को पूरा करता है। तो भारत के जो हमारे शहरी इलाके हैं दोस्तों, वहां पर तो हम देखते हैं कि हमें बैंक दिख जाते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो हमारे गांव के इलाके हैं, वहां पर आप लोग देखते हैं कि जो बैंकिंग व्यवस्था है ना वो थोड़ी अजीब सी है। हमारा जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले हमारे किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, वो अधिकतर पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये बैंक में जब जाने से ना घबराते हैं, बैंक के अंदर कागज वगैरह लिए जाते हैं। तो हमारे अभी भी भारत के अंदर जो किसान भाई हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, मजदूर भाई हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बैंकों से पैसा नहीं लेते हैं, वो अनौपचारिक सेक्टर का मतलब हुआ कि वो गांव के जमींदार से, गांव के साहूकार से, गांव के किसी आप देखते हैं कि बड़े उद्योगपति से पैसा आप देखते हैं कि उधार ले लेते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि औपचारिक सेक्टर क्या है दोस्तों। औपचारिक सेक्टर का मतलब हुआ कि हमारे बैंक हुए, इनको हम लोग औपचारिक सेक्टर कहते हैं, जो सही तरीके से सरकार के जो नियम बने होते हैं उनके जरिए क्या करते हैं, सरकार के नियम के आधार पर पैसा उधार देते हैं। अनौपचारिक सेक्टर का मतलब होता है कि आप किसी रिश्तेदार से पैसा ले रहे हैं, आप किसी दोस्त से ले रहे हैं, आप किसी जमींदार से ले रहे हैं, साहूकार से ले रहे हैं, इनको अनौपचारिक सेक्टर कहा जाता है। अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो हम लोग मुख्य तौर पर यह देख पाएंगे कि भारत के अंदर जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर अधिकतर तौर पर आप लोग क्या किया जाता है, जो पैसा लिया जाता है अधिकतर तौर पर, अगर आप लोग पैसे को देखें यहां पर, तो आप ये देख पा रहे हैं कि 2003 का ये आंकड़ा है, इसमें लैंडलॉर्ड से, जमींदारों से पैसा लिया जाता है 1%, उसके साथ जो बैंक से लिया जाता है ना पैसा, वो मात्र 25% है। उसी के साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। साहूकार जो होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, रिश्तेदारों से पैसे लिए जाते हैं 7%। तो अभी भी अधिकतर 100% लोग तो बैंक से पैसा उधार ही नहीं ले रहे, जो ग्रामीण लोग हैं, है ना, मात्र 25% ले रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए रिश्तेदारों से ले लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, जमींदार से लेते हैं, और इसके जरिए गांव के जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या होती है हम आपको बताते हैं, है ना। सबसे पहले समझ लीजिए औपचारिक सेक्टर का मतलब होता है, तो पेपर में पूछा जाता है औपचारिक सेक्टर क्या है। औपचारिक सेक्टर का मतलब होता है कि कोई बैंक हो, और उस बैंक के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत में नोट छापती है, सिक्कों को बनाती है, ये क्या करती है, ये एक और काम करती है कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, चाहे सरकारी बैंक हैं चाहे प्राइवेट बैंक हैं, है ना, सरकारी बैंक हैं या फिर आप लोग देखते हैं कि प्राइवेट बैंक हैं, तो आरबीआई जो है वो नोट और सिक्कों को तो बनाता है, छापता है, उसी के साथ साथ देश में जितने भी बैंक है ना, उन सभी बैंकों का पापा है हमारा आरबीआई। ये तय करता है, जैसे आपके पिताजी कहते हैं ना, सुबह 8 बजे उठ जाइएगा, रात को 10 बजे से पहले पहले घर आ जाइएगा, शाम को 6 बजे पढ़िएगा, नियम बनाते हैं पिताजी। ऐसे ही आरबीआई देश के अंदर जितने भी हमारे सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं, ये कैसे चलेंगे, इनको चलाने के नियम बनाता। तो औपचारिक सेक्टर का मतलब हुआ कि मुख्य तौर पर रिजर्व बैंक के द्वारा जितने भी बनाए गए नियम है वो सभी क्या किए जाते हैं, इन बैंकों के अंदर माने जाते हैं, है ना। और ये जो अनौपचारिक सेक्टर का मतलब हुआ कि गांव का जमींदार हुआ, आपका दोस्त हुआ, ये लोग सरकार के बनाए जो नियम होते हैं, आरबीआई के जो बनाए नियम होते हैं, इनका पालन नहीं करते, है ना।
अच्छा, औपचारिक सेक्टर में जो ये आपके बैंक हैं, इनके अंदर आरबीआई क्या कह देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह देता है, एक ब्याज दर तय होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर देता है, एक ब्याज दर तय कर देता है। इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बैंक से, किसी बैंक से, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, 100 रुपए उधार लूंगा, बैंक मुझे 100 रुपए उधार दे देगा, लेकिन यह तय है कि आप मुझसे क्या है, मात्र आप देखें कि 120 रुपए ही लेंगे, 20% आप पैसा बढ़ाकर लेंगे, 20% आप पैसा बढ़ा के लेंगे। तो एक अमाउंट तय होता है हर बैंक के लिए। आरबीआई ने ब्याज की जो दर है वो तय कर दी है। बैंक अपनी मनमर्जी से पैसा नहीं ले सकते जनता से। लेकिन अनौपचारिक सेक्टर के अंदर देखें तो भैया जी, जो जमींदार है वो अपने हिसाब से पैसा और उसकी ब्याज दर को तय करेगा कि हाँ 1 लाख रुपए ले जाओ, 5 लाख रुपए देने होंगे 2 साल बाद। तो अनौपचारिक सेक्टर के अंदर लूटा जाता है लोगों को। आप क्या देखते हैं कि ये जो आपका अनौपचारिक सेक्टर होता है, जो अनौपचारिक सेक्टर होता है, वहां पर आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं कि भैया जी 1 लाख रुपया चाहिए, बड़े प्यार से वो आपको 1 लाख रुपया दे देगा। कहेगा कि बेटा जी 2 साल बाद देना। अच्छा 2 साल बाद पैसा तो दोगे, तो 1 लाख रुपया तो दोगे ही, उसी के साथ आपकी जो ब्याज की दर होगी वो बहुत ऊंची रखता है, और फिर 2 साल बाद आपको हमें 5 लाख रुपया देने होंगे। तो लोग क्या हो जाते हैं, लोग जिंदगी भर कर्ज में ही डूबे रह जाते हैं और फिर वो उन्हीं को पैसा देते रहते हैं। जो ब्याज होता है ना वो बहुत ऊपर रखा जाता है। तो अनौपचारिक सेक्टर के अंदर जो लोग पैसा उधार लेते हैं वो मुख्य तौर पर आपको देखता है कि वो हमेशा कर्ज के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं और फिर कभी भी वो कर्ज से बाहर नहीं आ पाते और उनका जीवन नरक ही बन के रह जाता है। जो हमारे गरीब लोग हैं, मुख्य तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो औपचारिक सेक्टर से आपको देखता है कि कर्ज नहीं ले पाते, वो घबराते हैं। जितने भी हमारे ठेली वाले भाई हुए, किसान भाई हुए, मजदूर भाई हुए, आपको दिखता है क्योंकि इनके पास ना इतने पूरे कागजात नहीं होते। मैंने बताया था ना कि बैंक में आप अपनी मर्जी से जाते, भैया जी पैसा दे दीजिए, ऐसा नहीं चलता। बैंक पूरे इंफॉर्मेशन को देखता है और हमारे जो मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन ऐसी होती नहीं है। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे मजदूर भाई, किसान भाई क्या करते हैं, फिर अनौपचारिक सेक्टर की तरफ, यानी कि जमींदार की तरफ, किसी दोस्त की तरफ, साहूकार की तरफ जाते हैं। और फिर ये जो अनौपचारिक सेक्टर वाले जमींदार लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लूटते हैं इनको और फंसा लेते हैं फिर अपने जाल में। तो सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है, कुछ इस तरीके से बैंकों को अच्छे तौर पर बनाया जाए जहां पर ट्रस्ट बिल्ड किया जाए कि जो हमारे ये किसान भाई, मजदूर भाई, हमारे जो गरीब समाज से जो हमारे संबंधित लोग हैं, इनको बैंक सस्ते तौर पर मदद दे सकें। और इसी के लिए आप देखें कि भारत के अंदर जो हमारा आपको दिखता है कि जो समाज है वो पूरे तौर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए हमने क्या किया है, मुख्य तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है कि लोग खुद ही, सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप, कि 15-20 लोग मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, ये लोग ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को जमा पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, वो मुख्य तौर पर छोटी सी राशि उसको कर्ज के तौर पर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि भैया 15 लोग हैं, अब 15 लोगों का एक ग्रुप बन गया, समूह बन गया। अब इन 15 लोगों ने कहा कि भैया हर महीने हम लोग 100-100 रुपया देंगे। अब इन 15 लोगों ने हर महीना 100 रुपए एक महीने के तौर पर देखें तो 1500 रुपए इनके पास जमा हो गए। अब ये लोग क्या करेंगे, इस ग्रुप में जो 15 लोग हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस 1500 रुपए को प्रयोग में ले सकता है। अब ये जो व्यक्ति 1500 रुपए लेगा, ये थोड़ा सा पैसा क्या करेगा, बढ़ाकर वापस करेगा। 15 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, हर महीने 100-100 रुपए जमा किया जा रहा है, 1500 रुपए जमा हुए। एक व्यक्ति ने क्या करा, कहा कि भैया मुझे 1500 रुपए की जरूरत है, तो ये कहेंगे हाँ ले जाओ, लेकिन जब आप जमा करेंगे ना तो आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा के दे दीजिएगा। कितना, थोड़ा सा ब्याज आपसे लिया जाता है, छोटी सी राशि आपको दिखता है कि ये लोग ब्याज के तौर पर देते हैं। जैसे 1525 रुपए आप जमा कर देना वापस, है ना। तो अलग अलग तरीके से आप देखते हैं कि छोटी ब्याज दर पर ये लोग पैसा उधार दे देते हैं और इसके जरिए लोग अपनी ही मदद करते हैं। इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, दुनिया के अंदर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया है कि लोग अपने ग्रुप बनाकर क्या करें, मुख्य तौर पर एक दूसरे की मदद करें, इसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे, आपको दिखता है, इसको बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक के तौर पर पुकारा जाता है। तो जो बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण इलाका है, वहां पर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि लोगों ने इसी के जरिए वहां के जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने जरूरत शुरू की। और ये जो ग्रामीण बैंक है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया था, ये मोहम्मद यूनुस जी के दिमाग में आया था और इन्होंने जो आइडिया प्रस्तुत किया, फिर लोगों ने ग्रुप बना बनाकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया। अब जमींदारों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, जमींदार लूटते नहीं है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो इससे जरिए उनका जीवन बेहतर हो रहा है। और इसी वजह से 2006 में आप देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, ये अनौपचारिक तरीके से क्या करते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं।
और भारत के अंदर आप लोग देखें कि जो कई प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं ताकि लोग ही लोगों की मदद करें और उसके जरिए भारत के अंदर ये जो जमींदार लोग हैं, साहूकार लोग हैं, जो बड़ी ब्याज दरों पर पैसा उधार देते हैं और लोग इनके मकड़ जाल में फंस जाते हैं, उनसे उनको राहत मिले। तो यहां तक हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर की पूरी कहानी को रखा। मुद्रा क्या है, मुद्रा की कहानी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अब एक एक करके इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल आपके सामने यहां पर रखा जा रहा है कि 1 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है। भैया जी कुछ ऐसा दिखता है, अब तो दिखता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखता है, लेकिन मैं उठा के लाया हूं बहुत दूर से आपके लिए। 1 रुपए का ये जो नोट है ये क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक वास्तविक मुद्रा है। वास्तविक मुद्रा है कि नहीं है? जी हाँ, हाथ में रखोगे तो एक असली मुद्रा है ना, वास्तविक मुद्रा है। ऐसा थोड़ी है कि ये दिखती नहीं है। जी हाँ, 1 रुपए का जो नोट है ये आपकी एक वास्तविक मुद्रा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बैंक ऋण नहीं देते, बैंक इनमें से किन लोगों को पैसा उधार नहीं देते? छोटे किसानों को हाँ दे देंगे, जो हाशिए पर है, जिनके पास बहुत कम पैसा है, अगर वो सरकार के द्वारा जो ग्रामीण बैंक है वहां जाएंगे उनको दे देंगे। बिजनेसमैन को पैसा उधार दे दिया जाता है, लेकिन बैंक पैसा उधार नहीं देते किनको? जो गारंटी के तौर पर कोई चीज जमा नहीं कराते। आप बैंक से पैसा लेने जाओ, लेकिन अगर आपके पास गारंटी का सामान रखने के लिए कोई कागज नहीं है तब बैंक आपको पैसा उधार नहीं देगा। आपके पास क्या है, पूरे कागजात होने चाहिए, तभी तो बैंक आपको जो भी पैसा आप मांग रहे हैं उसको उधार देगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? क्या कारण है कि बैंक हर किसी को पैसा नहीं देता? भैया जी आप सभी को पता है कि अगर बैंक को किसी व्यक्ति को पैसा देना है तो वो उस व्यक्ति की देखता है कि उसकी अदायगी क्षमता क्या है। कि अगर कोई व्यक्ति कहे हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो बैंक पहले ये देखेगा कि भाई 1 करोड़ रुपया देने की इसकी हैसियत है कि नहीं, ये पैसा वापस दे भी पाएगा कि नहीं, है ना। तो ऐसे किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को बैंक पैसे नहीं देते। बैंक ये देखते हैं कि भैया जो ये पैसा ले रहा है क्या ये पैसा दे पाएगा कि नहीं, क्योंकि बैंक तो अपना पैसा जोखिम में डालता है ना। और अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे दिया जो पैसा नहीं दे पाया वापस, तो इससे बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए बैंक आसानी से लोन नहीं देते हैं, बहुत वेरिफिकेशन की जाती है। अगला सवाल है कि 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है और इस नोट को देखकर आपको बताना है। देखिए अगर हम 10 रुपए का नोट देखें तो इसके ऊपर सबसे पहले आप देखिए कि लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है वो इसकी जो नोट की कीमत है वो 10 रुपए, वो 10 रुपए में कोई भी सामान खरीद सकता है। इस पे भारत के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनके आपको दिखता है कि सिग्नेचर होते हैं, है ना। उसी के साथ आप देखें कि अब देश में हर व्यक्ति क्या है, इसकी कीमत 10 रुपए मानी जाएगी, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे पश्चिम बंगाल में हो या फिर असम में। भारत के हर इलाके में इसकी कीमत 10 रुपए होगी और अब 10 रुपए की इस कीमत के बदले कोई भी सामान आपको जो 10 रुपए में मिलता है वो खरीद सकते हैं। अगला सवाल है, किसी भी देश में विकास के लिए, अगर किसी भी देश को बेहतर होना है तो ऋण की भूमिका क्या है, उधार की क्या भूमिका होती है? ऋण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उधार इसे कहा जाता है। कि अगर आप लोग देखें कि किसी भी देश के अंदर जो ऋण है ना वो विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर आपके पास कोई छोटी कंपनी है, आपके पास आइडिया है कि भैया मुझे ना अपने बिजनेस को बड़ा करना है, आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा अगर आपको उधार मिल जाए बैंक से तो आप अपने आइडिया को बड़ा कर सकते हैं, कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। अब कंपनी बड़ी होगी तो उसमें ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, देश में गरीबी कम होगी, देश में गरीबी कम होगी तो देश का विकास होगा। तो आप देखें कि मुख्य तौर पर अगर ऋण मिले, लोगों को उधार मिले, तो मुख्य तौर पर लोगों को नौकरियां मिलती हैं, देश में गरीबी कम होती है, किसान अपने हिसाब से बड़े तौर पर खेती कर सकते हैं और लोग क्या है अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लोगों का जीवन बेहतर होता है और देश के अंदर एक बहुत बड़ा आप देखें कि विकास का तंत्र खड़ा होता है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई कहते हैं, ये अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? तो आरबीआई, जैसे मैंने बताया था ना, ये हर बैंक का पापा होता है। जैसे पापा जी क्या करते हैं, नियम बना दिए और फिर नजर रखते हैं तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। तो ऐसे ही आरबीआई क्या करता है दोस्तों, भारत का ये एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है, केंद्रीय बैंक है। भारत के अंदर नोट छापने और सिक्के बनाने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये दूसरे बैंकों के लिए इसने नियम बना दिए हैं और हर बैंक उन नियमों को मान रहा है या नहीं मान रहा, उसकी नजर रखने की जिम्मेदारी हमारे आरबीआई की होती है ना। और देश के अंदर सही लोग सही तरीके से चलें और हर बैंक सही तरीके से अपने कार्य को करे, इस पर नजर रखता है हमारा आरबीआई। तो अगर आपको किसी बैंक की कंप्लेन करनी हो ना तो आरबीआई चले जाना, अगर वो बैंक सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो। अगला सवाल है कि गरीबों के लिए ये जो हमारे स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या होता है कि लोग अपने आप ही क्या कर लेते हैं, आपको दिखता है कि ग्रुप बना लेते हैं। इसको अपने शब्दों में आपको डिफाइन करना है कि ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, ये क्या है। देखिए मुख्य तौर पर कि जो हमारा गरीब समाज है ये औपचारिक स्रोतों से पैसा नहीं ले सकते। जो गरीब व्यक्ति है वो बैंक जाएगा पैसे मांगेगा तो बैंक आसानी से पैसा नहीं देते, क्योंकि उनको कागजात वागजात चाहिए।
इसीलिए आइडिया ये आया कि ये गरीब लोग ही खुद इकट्ठा होकर कुछ ग्रुप बनाएं और एक दूसरे को पैसा कुछ पैसा जमा करें और जिसको पैसे की जरूरत है वो पैसा ले ले और थोड़ा सा पैसा बढ़ाकर वापस दे। इसी को हमने क्या कहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा। और इसके जरिए क्या है कि अब लोग आसानी से एक दूसरे की जरूरत पूरा कर सकते हैं। अब यहां से लोगों को अपनी हैसियत साबित करने की जरूरत नहीं है, आप छोटी राशि को आसानी से यहां पर दे सकते हैं और जो ब्याज रखा जाता है, जो पैसा आपसे वापस मांगा जाता है, वो बहुत ही मामूली रखा जाता है ताकि आप आसानी से उसको पूरा कर सकें, है ना। तो हमारे ये जो गरीब लोग हैं, जो हमारा किसान मजदूर समाज है, ये अधिकतर अशिक्षित हैं, है ना। तो जब सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर इनको रखा जाता है तो इनको ये कोशिश की जाती है कि इनको जागरूक बनाया जा सके और इसके जरिए, इस ग्रुप के जरिए ये लोग छोटा मोटा ऋण ले सकते हैं, छोटा मोटा उधार ले सकते हैं और अपने काम को चला सकते हैं। तो इसके जरिए इनको पैसे को संभालना, पैसे को प्रयोग में लाना सीखने को मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चीज देखते हैं। अगला सवाल है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। ऐसी क्यों जरूरत है कि हम ऋण के औपचारिक स्रोत, जो हमारे आपको दिखता है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक वगैरह है, इनको हमें और बेहतर करने की जरूरत क्यों है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो 48% जो हमारे देश के अंदर पैसा उधार दिया जाता है वो अनौपचारिक सेक्टर से दिया जाता है, यानी कि भाइयों से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, जमींदारों से ले लिया। उसके जरिए आप लोग देखते हैं कि लोग अब भी क्या कर रहे हैं, पैसा उधार ले रहे हैं। तो भारत में अब भी 48% जो पैसा आप देखें कि जो ऋण के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है वो अनौपचारिक स्रोत से लिया जा रहा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो अभी भी बैंकिंग व्यवस्था है ना, वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। अब भी कागज मांगे जाते हैं, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होती है ना। तो ये जो सरकारें हैं या फिर जो हमारे बैंक के सिस्टम है, इनको ये जरूरत है कि मुख्य तौर पर अपनी कार्य प्रणाली को थोड़ा बेहतर करें और लोगों को ये अवसर दें। गांव और दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं वहां पर ग्रामीण बैंकों को स्थापित किए, जहां पर बहुत कम कागज की मदद से, है ना, बहुत ज्यादा कागज की कार्रवाई किए बिना ही लोगों को पैसा दिया जा सके। और अगर ऐसा किया जाएगा तो लोग फिर क्या करेंगे, फिर अनौपचारिक सेक्टर से पैसा नहीं लेंगे, औपचारिक सेक्टर से पैसा लेंगे और अपना जीवन आसानी से गुजारेंगे। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच में किस बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। आप सभी को पता है कि बैंक मुख्य तौर पर क्या करता है दोस्तों, हर व्यक्ति से क्या करता है, आप सभी को पता है कि कहता है कि भैया आपको 15% राशि तो रखनी ही होगी, है ना। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसा अपने बैंक के अंदर जमा करता है। अब जो भी अमाउंट में पैसा जमा होता है, अकाउंट में पैसा जमा होता है, उस पैसे को बैंक किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है और उससे कहता है कि जब तुम ये पैसा वापस दोगे तो थोड़ा उधार जो हम आपको दे रहे हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाकर आपको देना होगा। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए ले रहा है तो उससे बैंक कहेगा कि भैया जब जमा करोगे ना तो आपको 150 रुपया देना होगा, है ना। अब ये जो 150 रुपया आया, इसी से बैंक क्या करता है, अपना लाभ कमाता है और जिनका पैसा बैंक में जमा था उनके साथ फिर क्या करता है, इस लाभ को शेयर करता है और इसके जरिए क्या करता है, बैंक मुख्य तौर पर लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। तो लोग जिनको घर बनाना होता है वो घर बनाने के लिए बैंक से पैसा ले लेते हैं, जिनको गाड़ी खरीदनी होती है, तो जिनका पैसा है वो भी सेफ रहता है अकाउंट के अंदर और जिनको अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है वो भी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। अगला सवाल है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में जो ब्याज देने वाली चीजें होती हैं उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आपको दिख जाता है कि खड़ी हो जाती हैं। इसको देखिए कि जो जोखिम वाली परिस्थितियां होती हैं जिसमें जान का खतरा होता है, उसमें कर्जदार के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि एक छोटे किसान का उदाहरण लेते हैं कि जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और मान लीजिए कि ये जो किसान है ना, ये खाद और बीज के लिए क्या है, कुछ पैसे उधार लेता है, लेकिन जो उसकी उपज है, जितनी पैदावार वो कर रहा है, उससे सिर्फ उसके परिवार का ही पेट भर पाता है। यानी कि किसान भाई, ये छोटी सी जमीन है और उस छोटी सी जमीन पर उसे खेती करने के लिए खाद चाहिए और बीज चाहिए। अब वो पैसे क्या करता है दोस्तों कि जितनी फसल वो उगा पा रहा है उस फसल से ना उसको लाभ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपने परिवार का पेट पाल पा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसान को पैसा देगा तो ये जोखिम भरी बात है, क्योंकि पता है कि इस आदमी के पास इतनी आमदनी होगी ही नहीं, उसकी जमीन छोटी है, उसको इतना लाभ होगा ही नहीं कि वो आपका पैसा क्या कर सकता है, उधार दे पाता है ना। और ऐसी स्थिति में आप लोग देखते हैं कि अगर वो व्यक्ति पैसा उधार ले लेता है और पैसा उधार ले लिया है लेकिन उसकी आमदनी इतनी है नहीं, तो फिर वो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है और फिर आप देखते हैं कि अगर बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा आ जाता है तो उसकी जिंदगी और तबाह हो जाती है। तो इससे जो पूरा का पूरा वो किसान होगा आपको दिखता है कि कर्ज के चक्कर में फंस जाता है। तो जोखिम की स्थिति में मुख्य तौर पर आप देखें कि कर्ज को ना ही लें तो आपको दिखता है कि ये बेहतर है। और इस संबंध में मुद्रा और साख, ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपके सामने पेश किया। अर्थशास्त्र का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने हमारी आज की क्लास को किया होगा तो आपके समक्ष कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट इस चैप्टर से संबंधित नहीं रहेगा।
उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इन क्लासेस को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टॉपिक बताना है, कोई चैप्टर बताना है, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो। उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए, है ना, तो बेहतर होगा कि सर ये वाला चैप्टर है। तो जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा आप लोग डिमांड करेंगे, आने वाली क्लासेस में हम लोग उसी चैप्टर को आपके समक्ष रखेंगे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस क्लासेस को आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिल्कुल गोल गोला बनाए यार, बिल्कुल गोल गोला बनाए। एक बार और बनाए, है ना, एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखते हैं, नहीं बन पाया। चलो दोस्तों, वो तो फ्लूक था, तुक्का था। ठीक है, तो अब लोग आप लोगों से करते हैं अलविदा, लेते हैं अलविदा। मुलाकात करेंगे अपनी अगली क्लास में, और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपके द्वारा सजेस्ट किए गए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम एकदम नजदीक है, चिंता मत कीजिएगा, हमारी इस क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, और ये क्लासेस आपके एग्जाम में आपको जरूर मदद करेंगे, और आप जरूर भविष्य में अच्छे नंबरों से पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, टॉप करेंगे। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।